हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का पेपर देख के तो और ज़्यादा खुश और बहुत बढ़िया हो गए होंगे। टेक्स्ट के पेपर के बाद शायद थोड़े से बच्चे डिमोटिवेट हो गए थे, बट आज का पेपर जो कॉस्ट अकाउंटिंग आपका पेपर था वो बहुत ही आसान था। जितने मेरे बच्चों से बात हुई है सबने कहा कि सर बहुत ही आसान था और आराम से उन्होंने अपना पूरा पेपर कर दिया है। एंड जितनों से मेरी बात हुई थी सबकी एक्सपेक्टेशन काफी हाई है, कुछ 70 प्लस, कुछ 80 प्लस, तो कुछ इवन 90 प्लस स्कोर करने की भी उम्मीद दिखा रहे थे कि सर आ जाने चाहिए हमारे 90 प्लस। तो आज का पेपर बहुत ही आसान था। चलिए जल्दी से इसको रिव्यू करते हैं कि इस पेपर में एक्चुअल में क्या था, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज की क्लास में मैं सारे एमसीक्यूज का भी सॉल्यूशन आज डिस्कस करने वाला हूँ, तो जल्दी से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि ये जो पेपर था आपका, इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी का कंटेंट पूछा गया था, बट इस बार थ्योरी भी ऐसी थी जिसे आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, जिसे आपको लिखने में ज्यादा टाइम जो है लगाने की जरूरत नहीं थी। वो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीधा एमसीक्यू से। सबसे पहले एक केस स्टडी थी जो आपका बजटिंग का जो चैप्टर था वहां से बनाई गई थी। तो ये जो आपकी केस स्टडी थी जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे बजटिंग चैप्टर से, तो ये आपका काफी आसान सा क्वेश्चन था। बस इसमें ये था कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट अच्छी बात ये है कि ये 5 क्वेश्चन थे इसमें जो आपके बजटिंग वाले ही चैप्टर के थे, पांचों एक ही केस स्टडी के थे। तो 10 नंबर के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो कोई बहुत बड़ी केस स्टडी नहीं थी, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपके पास दो टाइप के रॉ मटेरियल्स हैं जो एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आपको पूरे साल में 1 लाख फिनिश गुड्स की यूनिट्स बनानी है, जिसमें से कुछ ओपनिंग पड़ा है और कुछ आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको मेंटेन करना है। सिमिलर इन्फॉर्मेशन रॉ मटेरियल के लिए भी दी गई थी। तो जल्दी से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिए गए थे। तो मैं यहाँ पे आपको जल्दी से आंसर बताता हूँ कि क्या क्या आंसर्स आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जहां पे पूछा गया था कि आर की कितनी क्वांटिटी जो है वो आपको परचेज करनी है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे पूछा गया था कि आर की आपको कितनी क्वांटिटी जो परचेज करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर आएगा आपका 4,18,000। 4,18,000 क्वांटिटी जो है वो आपको आर की परचेज करनी पड़ेगी। ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। देन मटेरियल क्यू को आपको कितना जो है वो टोटल कॉस्ट लगेगी मटेरियल क्यू को परचेज करने में, तो अगेन आपको क्वांटिटी निकालनी थी एंड देन परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करना था। तो इसका आंसर आएगा आपका 6,06,000। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था जहां पे आपसे पूछा गया था बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी बतानी थी। तो ये आपकी 36.33 निकल के आ रही है। तो आंसर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। एंड फोर्थ पार्ट में आपसे नेट इनकम पूछी गई है। ये एक और इजी सा क्वेश्चन था, तो इसका ए आंसर बनेगा 10,41,667। मैं भी यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इनको सॉल्व कर दिया है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज सॉल्व करते टाइम काफी टाइम लग जाएगा। तो जल्दी से आंसर देख रहे हैं बस। एंड लास्टली जो प्रोडक्ट पी है उसकी आपको कितनी यूनिट्स जो है वो आपको बनानी पड़ेगी, वो 1,03,000 है। और एक्चुअल में ये जो फिफ्थ एमसीक्यू था ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरुआत ही यहीं से करनी पड़ेगी कि पी की कितनी यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करनी है। तो ये पहले क्वेश्चन के आंसर थे। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका बजट का चैप्टर का था। 10 नंबर की एक केस स्टडी बनाई गई थी, 5 एमसीक्यूज। देन अगला क्वेश्चन इसके बाद आपका जो क्वेश्चन था ये आपका जॉइंट कॉस्ट से था, जहां पे आपको दो प्रोडक्ट गिवन है और आपको जॉइंट कॉस्ट निकालनी थी। यहाँ पे एनआरबी मेथड मांगा गया था वैसे तो, बट एक्चुअल में यहाँ पे रिवर्स कॉस्ट मेथड लगाया गया है, जहां पे आपके पास आंसर जो है वो 6 का बन रहा है अगर आप रिवर्स कॉस्ट मेथड से कैलकुलेट करोगे। ऐसे तो क्वेश्चन में एनआरबी मेथड कहा गया था, बट एक्चुअल में एनआरबी मेथड जो लगाते हैं जो कॉस्ट आती है वो यहाँ पे आंसर ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर इसलिए मुझे लगा यहाँ पे कि रिवर्स कॉस्ट मेथड ही सबसे सुटेबल है, जिससे आपका आंसर अगेन 6 आ जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद ये एक ही क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, सिंगल क्वेश्चन था केस स्टडी में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, इसमें आपका जो क्वेश्चन था वो अगेन लेबर कॉस्टिंग से आया था। और यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि बताइए जो आपका नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम है। अगेन मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं, बट सीधा प्लेन रीडिंग से अगर क्वेश्चन को करें तो 1.5 घंटे का नॉर्मल टाइम आपका जो है वो आइडियल रहा है और 1.5 घंटे का एबनॉर्मल आइडियल टाइम रहा है। ऑल्दो वेज इन्फ्लेट होकर कैलकुलेशन होनी चाहिए थी, बट अगेन ऑप्शन नहीं था ऐसा कुछ। तो अगेन मैं यहाँ पे बी सजेस्ट करता हूँ, बट मुझे लगता है इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में मिस्टेक है, ऑप्शंस कुछ और होने चाहिए थे। बट ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी आपका जो है वो सही आंसर बनता है। उसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से था, जहां पे आपसे कहा गया था कि 40,000 का बजटेड प्रोडक्शन था और फिक्स ओवरहेड 78,000 थे।
बजटेड थे जो, और एक्चुअल में 48,000 यूनिट है और 84,000 के फिक्स ओवरहेड आए हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपसे वॉल्यूम वेरिएंस पूछा गया है। वॉल्यूम वेरिएंस मतलब आपने कितना बनाने का सोचा था और कितना एक्चुअल में बना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम आपने 40 सोचा था और 48 बनाए, तो 8,000 का वॉल्यूम एक्स्ट्रा बना है। पहली बात वॉल्यूम ज्यादा बना है तो ये एक अच्छी बात है। एडवर्स वाले आंसर दोनों ही आपके जो है वो छूट जाते हैं, इवन तीनों ही छूट जाते हैं, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 3 आंसर्स एडवर्स के थे, एक फेवरेबल था। ज्यादा बनाना हमेशा फेवरेबल रहता है। बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो आंसर ए आएगा इसका, ठीक है, बिना सॉल्व किए, आपको इवन सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी। तो लॉजिकली देखे तो इसका ऑप्शन ए आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मटेरियल कॉस्टिंग का था, जो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाना था 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन में सी का रूट। यहाँ से आप वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकालनी थी, इसका आंसर डी बनेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगेन एक और आपका जो है क्वेश्चन था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जहां पे कहा गया था कि 4,000 घंटे आपने एक्चुअल में लगाए हैं जबकि लगने चाहिए थे 5500। तो दैट मीन्स आपने 1500 घंटे सेव किए एंड टोटल सेविंग आपकी 15,000 रुपए है। तो स्टैंडर्ड रेट आपकी जो है वो क्या रही होगी वेरिएबल ओवरहेड की, तो यहां से अगेन आंसर आपका 10 आ जाएगा। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद आपकी ये जो केस स्टडी थी कंप्लीटली एबीसी जो आपका कॉन्सेप्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वहां से ली गई थी। इसमें आपको जो है 5 क्वेश्चन दिए गए थे। अगेन ये भी फुल फ्लैज क्वेश्चन था, जैसे बजट का क्वेश्चन था पूरा, ये भी एक पूरा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट लगाते हुए 5 एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करने थे। ये एमसीक्यू क्या क्या थे जल्दी से इनके भी आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया था फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई। आपको फुल कॉस्ट पूछी गई है, ना कि ओवरहेड का हिस्सा। तो यहाँ पे अगर आप फुल कॉस्ट निकालोगे यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, तो ये आपकी बन रही है 15.44। यहाँ पे आपके पास 15.44 की फुल कॉस्ट बनेगी, जिसमें मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगा एंड देन आपका ओवरहेड का भी हिस्सा आ जाएगा। इसके बाद अगेन एबीसी के ऊपर बेस्ड अगला क्वेश्चन इसी में था, कॉस्ट ड्राइवर की रेट निकालनी थी, ये 280 रुपीज आएगा इसका आंसर। थर्ड पॉइंट का आंसर यहाँ पे जो है आपका 15,360 यानी ऑप्शन बी आएगा 13वें क्वेश्चन का। उसके बाद आपको जो है टोटल कॉस्ट पूछी गई है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से, ये ऑप्शन बी आंसर आ रहा है इसका। एंड लास्टली ये आप निकाल के देख सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने अभी वेरीफाई नहीं किया तो प्लीज ये आप कैलकुलेट कर लेना। एक बड़ा क्वेश्चन था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको भी सॉल्व करके देख सकूं। तो ये वाला जो है स्टूडेंट से डिस्कशन में उन्होंने बी बताया, बट मैंने खुद से सॉल्व नहीं किया, तो प्लीज ये चेक कर लीजिएगा आप एक बार। सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व भी करना था। और 15 का अगेन ए आंसर आएगा, ये आपको पहले पार्ट को सॉल्व करने से पहले ही निकालना पड़ेगा। तो ये आपका अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये थे आपके 15 एमसीक्यूज जो गिवन थे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 15 में से आपके कितने एमसीक्यूज ठीक है, और साथ ही ये बताना कि कितना एक्सपेक्टेशन आपको इस एग्जाम से है, कि आप क्या सोच रहे हो कितना स्कोर कर दोगे। चलो अब जल्दी से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से था। जो पहला क्वेश्चन था वो मार्जिनल कॉस्टिंग से था, जहां पे बताया गया था कि एक मशीन है जिसकी कैपेसिटी 50,000 यूनिट की है पर एनम, इसकी कॉस्ट 1.5 लाख लगती है, फिक्स कॉस्ट जो एनुअल आती है, और प्रॉफिट जो है वो 225 का जनरेट होता है। तो प्रॉफिट 225 का जनरेट होता है, इसका मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन यहां से निकल आएगा। सिंस आपको फिक्स्ड कॉस्ट पता है, इवन आपको जो है आपके प्रॉफिट भी पता है, तो यहां से आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 375 का, और फिर उससे आप पर यूनिट उसे इजीली निकाल सकते हो बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स 50,000 है आपके पास। तो यहां से आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। एंड सेम गोस टू मशीन एन, यहाँ पे भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मशीन एन इज 60,000 लेस देन दैट ऑफ मशीन एम, एम से 60,000 कम है, तो इसका मतलब यहाँ 1.5 लाख है तो वहां 90,000 फिक्स कॉस्ट आएगी। एंड इसका प्रॉफिट 160 है, तो ऑब्वियस इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। एंड अगेन आप यहाँ पे भी पर यूनिट जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। दोनों का पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है, दोनों की फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है, दोनों का सेलिंग प्राइस भी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप आराम से जो है अपनी जो पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है वो भी निकाल सकते हो। तो पूरी स्टेटमेंट बन जाएगी। इसके बाद बहुत आसान काम है, ब्रेक इवन सेल निकालनी है और इवन आपको सेल बतानी है जिसपे दोनों मशीन इक्वली प्रॉफिटेबल हो जाए। ये भी आप आसानी से कर सकते हो, जहां पे हम इक्विलिब्रियम का पॉइंट करते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के रिलेशन में। तो ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बैच कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन था। तो इसमें आपको बताया गया कि आप 2000 के बैचेस में प्रोडक्शन करते हो और हर बैच की कॉस्ट आपको गिवन है मटेरियल की और लेबर की,
और इवन ओवरहेड की भी रेट गिवन है 120 रुपीज पर मशीन आवर, ये भी वेरिएबल माननी है आपको। और एक्सपेक्टेड रिजेक्शन है 3%, मतलब आप 2000 बनाओगे तो उसमें से आपका 3% यानी कि 60 यूनिट्स जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी और उन्हें आपको 75 रुपीज के हिसाब से स्क्रैप करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको हर बैच पे 4500 रुपए स्क्रैप से रिसीव होंगे, जो आपकी पर यूनिट पर बैच कॉस्ट को कम कर देगा। इसके अलावा इन्होंने आपको बताया था कि आपकी जो सेलिंग वैल्यू है वो 250 रुपए पर यूनिट रहेगी। गुड यूनिट है, इसका मतलब जो यूनिट बचेंगी उसके ऊपर आप 250 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेच सकते हो। मशीन आवर पूरे महीने में 3000 है, तो आप टोटल मशीन आवर्स के हिसाब से टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट जो 120 रुपीज पर मशीन आवर की आ रही थी, फिक्स कॉस्ट भी पूरे महीने गिवन है और 10 बैचेस है, तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन ही करनी थी आपको। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ गुड्स आफ्टर एडजस्टिंग रिजेक्टेड यूनिट्स। पहली बात, आपको वेरिएबल कॉस्ट पर बैच पर मंथ निकालना पड़ेगा, वहां से फिर आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके जो है वो पर यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है तो वहां से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। एंड लास्टली कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट, जब आप पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल दोगे तो उसे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जिसमें से आपको ओनली ये फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है और हेंस आपका टोटल प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो मेजर कैलकुलेशन फर्स्ट पार्ट में ही है और यहाँ भी कोई मुश्किल काम नहीं था। सिंपली आपको 10 बैचेस गिवन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मटेरियल कॉस्ट है वो 24 लाख रुपए हो जाएगी। सिमिलर वे में ये जो लेबर कॉस्ट है वो 16.5 लाख रुपए हो जाएगी, और जो आपके ओवरहेड्स है वो 3000 घंटे पे लगेंगे वेरिएबल, 120 रुपए पर मशीन आर, तो 3000 इंटू में 120 यानी कि 3,60,000 ये भी हो जाएगी। तो इस टाइप से आप ये टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। इसके बाद रिजेक्शन को देखते हुए आप अपना जो पर बैच का शायद 4500 आपका जो है स्क्रैप वैल्यू आ रही है वो माइनस कर दोगे, तो यहाँ से आपकी कॉस्ट निकल आएगी जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, जिन्हें आप पर यूनिट भी इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एक आसान सा क्वेश्चन था, अगेन 5 नंबर में। ये आपका पहला क्वेश्चन था, कंपल्सरी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, एक भी पॉइंट कंफ्यूजिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका मटेरियल कॉस्टिंग का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपसे कहा गया है कि जो डिफरेंस है मिनिमम लीड टाइम और मैक्सिमम लीड टाइम में वो 4 दिनों का है और एवरेज लीड टाइम 7 दिन है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आपका 5 और 9 का आ जाएगा मिनिमम एंड मैक्सिमम लीड टाइम, जिसकी एवरेज आ गई 7। रीऑर्डर लेवल 1,80,000 यूनिट है, रीऑर्डर क्वांटिटी 90,000 है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, मिनिमम स्टॉक लेवल गिवन है, और आपको मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे और मिनिमम कंजम्पशन पर डे निकालनी है 4 नंबर में। एक और आसान सा क्वेश्चन, सबसे पहले रीऑर्डर लेवल जो है आपका, यहां से आप देख सकते हो रीऑर्डर लेवल होता है आपका मैक्सिमम लीड टाइम इनटू में मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। मैक्सिमम लीड टाइम 9 दिन है, तो आपका मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे 20,000 आ जाएगा। सिमिलर वे में मिनिमम कंजम्पशन निकालने के लिए आप मिनिमम स्टॉक लेवल का यूज कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू में मिनिमम कंजम्पशन। तो इस फॉर्मूले का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप यहां से मिनिमम कंजम्पशन पर डे भी जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपका मिनिमम स्टॉक लेवल आ रहा है 1 लाख, तो इसमें आपका जो है 180 प्लस 90 माइनस 1 लाख 170 आ जाएगा, और आपका मिनिमम लीड टाइम था 5 डेज। तो यहां से आपका जो मिनिमम कंजम्पशन है, ये कैलकुलेशन खैर आप कर लीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, इस फॉर्मूले से आप मिनिमम कंजम्पशन पर डे जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये पूरा हो गया। 5 नंबर का जो आपका क्वेश्चन था, सॉरी 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, मटेरियल से पूछा गया था, बहुत सिंपल सा था। देन अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन पूछा गया 9 नंबर में। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, ओपनिंग क्लोजिंग WIPs गिवन है आपको, एंड देन इसके बाद आपको रॉ मटेरियल परचेज गिवन है, इंक्लूसिव ऑफ GST है और इन एलिजिबल फॉर ITC। ITC का आपको ITC का क्रेडिट मिलना भी नहीं है, इन एलिजिबल हो आप, और GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज 8 लाख जोड़ना है। मटेरियल कंज्यूम में आप एज इट इज 8 लाख जोड़ोगे, कुछ भी चेंज नहीं करना। पैकेजिंग कॉस्ट है, प्राइमरी नेचर की है, ये आपकी जो है एक स्पेशल आइटम होती है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले ऐड की जाएगी। फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, ये 10% ऑफ वेजेस है जो आप वर्कर की बोनस देते हो, तो ये भी आपका जो है वेजेस का पार्ट बन जाएगा। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर फैक्ट्री ओवरहेड में, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स डायरेक्ट वेजेस है। सैलरी टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर,
प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर की सैलरी आपकी जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी। स्क्रैप अगेन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले ये माइनस किया जाएगा। सेलिंग ओवरहेड सेल्स ओवरहेड में चला जाएगा। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर अगेन ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। फ्रेट इनवर्ड ये आपकी परचेज प्राइस में ऐड हो जाएगा। और एक्सपेंसेस फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक ये अगेन आपका एक स्पेशल आइटम है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले ऐड किया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थी जो थोड़ा सा बस प्रेजेंट करने का तरीका बदला है, कुछ भी नया नहीं था। फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसकी WDV 21,87,000 है, 10% डेप्रिशिएट हो जाएगी। सिमिलर वे में प्लांट एंड मशीनरी पे और ऑफिस बिल्डिंग पे भी लग जाएगा। एक इंश्योरेंस का कॉस्ट भी है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी का, इन दोनों का इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। देन आपको स्टॉक की इंफॉर्मेशन गिवन थी और लास्ट में कहा गया था कि आप सेल का 20% कमाना चाहते हो। इतना सिंपल क्वेश्चन, एक सिंगल पॉइंट भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत आसानी से आप ये पूरी की पूरी कॉस्ट शीट बना सकते हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको कहा गया था कि ओपनिंग स्टॉक 80,000 है जिसकी कॉस्ट 8 लाख है। एंटायर स्टॉक ऑफ ओपनिंग इज सोल्ड, यानी कि बाय सिंपल मीन्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको फीफो मेथड जो है वो यूज करना है, ओपनिंग सारा बिक के, तो इसमें भी कोई पॉइंट नहीं दिया गया था। तो ये था एक 9 नंबर का क्वेश्चन कॉस्ट शीट का। उसके बाद 5 नंबर का एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें सब कुछ गिवन था, आपको सारा कुछ गिवन है कि टाइम रेट क्या है, टाइम अलाउड क्या है, टाइम टेकन क्या है। आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई दोनों प्लान से यानी कि हाल से और रोवान से क्या अर्निंग आएगी और कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। 5 नंबर में इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, बस सीधा कैलकुलेट करना था, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। पूरे पेपर में आप देखोगे कहीं पे कोई मुद्दा था ही नहीं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। सारे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, ना किसी पॉइंट में उलझाया गया है, सारी सिंपल बातें बताई गई है। इससे अगला क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का था, ये भी बहुत आसान है। प्रोसेस एक्स में लगने वाला खर्चा गिवन है, प्रोसेस वाई में लगने वाला खर्चा गिवन है। प्रोसेस एक्स का आउटपुट प्रोसेस वाई का इनपुट बनेगा, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं कर रखी। इजीली आप जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जब प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे शुरुआत में आने वाले क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं था। और अच्छी बात है कि 8 नंबर में गिवन था, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, कोई भी मुश्किल पॉइंट इसमें भी नहीं बताया गया था, कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना था। देन इससे अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये अगेन आपका जो क्वेश्चन है वो मार्जिनल कॉस्टिंग से मैं कहूंगा आया हुआ है। इसमें भी आपका सिंपल सीधा सीधा कहा हुआ है कि आपकी जो कॉस्ट आती है वेरिएबल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की वो 200 रुपए है और सेलिंग की 100 है, तो कुल मिला के वेरिएबल कॉस्ट आपकी 300 रुपए पर यूनिट हो गई है। और फिक्स कॉस्ट 16 लाख रुपए है, सेलिंग प्राइस 800 है, तो 300 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, 800 का सेलिंग प्राइस है, तो 500 रुपए पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 8 लाख है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ यूनिट निकाल सकते हो कि 16 लाख का आपको फिक्स कॉस्ट कवर करना है प्लस 8 लाख रुपए आपको जो है वो ऊपर से अर्न भी करने हैं। तो इस 24 लाख को कवर करने के लिए 500 रुपए का पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स आपको 4800 यूनिट बेचनी पड़ेगी करंटली टू अर्न दिस प्रॉफिट। इसके बाद मैनेजमेंट कुछ ऑल्टरनेटिव देख रही है जिसमें आपको ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आप रिड्यूस कर दोगे सेलिंग प्राइस को 10%। अब देखो ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे परसेंटेज से कितना कम करना है ये बताया गया है। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है 800, तो वो 10% कम होगा, इसका मतलब यहाँ पे 720 रह जाएगा। अगर आप उसे 12.5% रिड्यूस करते हो तो 700 रह जाएगा, और अगर आप उसे 15% लेस करते हो तो वो 680 हो जाएगा। तो 3 सर्कमस्टांसेस थे, अलग अलग केसेस में आपको जो है यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो दे दिया गया, और प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन सेल फ्रॉम द सेल्स लेवल दैट वुड जनरेट 8 लाख प्रॉफिट, जो आपने ऊपर निकाला है। दैट मीन जो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि आपका ये जो प्रॉफिट अगर आप कमाना चाहते हो तो 4800 यूनिट आपको बेचनी पड़ेगी। तो 4800 यूनिट्स से कितना फालतू आप बेच पाओगे? अगर आपने सेलिंग प्राइस इतना कर दिया तो 4800 यूनिट में 15% फालतू सेल आप कर पाओगे, तो 5520 हो जाएगा एंड सो ऑन। और बस आपको तीनों को कंपेयर करके बताना है कौन सा लेवल ज्यादा बेटर है। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट आपका यूज नहीं हो रहा। मैं कहूंगा ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जो इस क्वेश्चन में यूज हो। इवन अगर आपने नहीं भी किया ना मार्जिनल कॉस्टिंग, तो जनरल सेंस से भी, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसके बाद आपका सर्विस कॉस्टिंग का एक और क्वेश्चन जो 8 नंबर का था, इस क्वेश्चन में भी कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं था। सिंपली क्वेश्चन गिवन था कि आपकी एक बस है जो 2 टाउन्स के बीच में चलती है, जो 25 किलोमीटर दूर है। बस डेली 4 राउंड ट्रिप लगाती है, यानी कि आना और जाना, यानी वन वे की तरफ से करेंगे तो 8 आपके जो है वो ट्रिप्स हो गए हैं, और ऑन एन एवरेज 30 पैसेंजर आपके हर ट्रिप पे होते हैं। द बस कॉस्ट 5 लाख, बस की कॉस्ट 5 लाख रुपए है, इंश्योरेंस 2% है, ये सीधा गिवन है।
एनुअल टैक्स है 2000, ये भी गिवन है। गैरेज रेंट 500 रुपए महीने का है तो साल का 6000 हो जाएगा। एनुअल रिपेयर ऑलरेडी एनुअल है 8000 रुपए, और बस की लाइफ 5 साल है तो 5 लाख रुपए की जो बस है उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन 1 लाख हो जाएगी। ड्राइवर की सैलरी 15,000 रुपए महीना है एंड कंडक्टर की सैलरी 12,000 रुपए महीना है। ठीक है, तो ये दोनों भी सिंपल गिवन है, ये आपके पूरे एनुअल कन्वर्ट हो जाएंगे। और 10% ऑफ द टेकिंग एज कमीशन, जो भी आपका टोटल कलेक्ट होगा फेयर उसका 10% उनको कमीशन मिलेगा। ये भी बहुत सिंपल पॉइंट है, ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चन है जिनमें ऐसा जो है मुद्दा डिस्कस था। स्टेशनरी 800 रुपए महीने की लगती है। मैनेजर कम अकाउंटेंट को 35,000 महीने की सैलरी मिलती है, और पेट्रोल एंड ऑयल का खर्चा है 1000 रुपीज पर 100 किलोमीटर। 15% ऑन टेकिंग का आपका प्रॉफिट है, 10% कमीशन है, यानी जो कॉस्ट आएगी वो अपने आप में 75% होगी। डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगाना है। आपको ये मानना है कि बस 25 दिन चलती है ऑन एन एवरेज महीने में, तो आपको बताना है कि पर पैसेंजर किलोमीटर क्या लिया जाए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा क्वेश्चन जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का था, जिसमें आपको 2023 का डेटा गिवन है, जहां पे आपको बता रखा है कि जो आपका ओपनिंग रॉ मटेरियल है वो कितना था, क्लोजिंग रॉ मटेरियल गिवन है एंड परचेजेस गिवन है। इस इंफॉर्मेशन से आप इजीली मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हो। लेबर कॉस्ट डायरेक्टली गिवन है, प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट आपको बता रखा है, एंड मार्केटिंग के एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सपेंसेस है वो भी गिवन है। आगे कहा गया कि ये आपका जो इन्फॉर्मेशन थी वो 2023 की थी, अब 24 के लिए वो आपको बता रहा है कि आपको 24 में एक नया ऑर्डर मिला है। उस नए ऑर्डर में 3 लाख का मटेरियल लगेगा, 1.5 लाख की लेबर एंड 49,400 रुपए की पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। अब यहाँ पे एक बात सिंपली कह दी गई है कि जो आपके प्रोडक्शन के ओवरहेड हैं वो आपको लेबर कॉस्ट के बेसिस पे रिकवर करने हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि लेबर कॉस्ट आपकी 5 लाख है, प्रोडक्शन ओवरहेड 2.5 लाख है, तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी कि आपके जो ओवरहेड है वो लेबर का 50% रहते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे यूज हो जाएगी, मतलब आपके जो इस पर्टिकुलर काम को करने का खर्चा आएगा उसमें आपकी 1.5 लाख की लेबर है तो ओवरहेड 75,000 की हो जाएंगे। इवन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को टोटल कॉस्ट के रेशन में निकाल सकते हो। अगेन बहुत ही इजी टास्क था। तो पहला काम तो यही था कि ओवरहेड की रिकवरी रेट्स बतानी है, और 2 नंबर में आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, एंड साथ में फिर आपको टोटल कॉस्ट बतानी थी, एंड साथ में मार्जिन ऐड करके 20% आपको सेल वैल्यू बतानी थी। 4 नंबर का ये पार्ट था। तो 6 नंबर का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगेन जैसा मैंने पहले बताया, इस पूरे पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहां कोई कंफ्यूजन बनाई गई है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ कहा गया नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 7000। और सॉरी, ये क्वेश्चन जो है वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से गिवन है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रेट जो है वो 9 रुपीज लेबर की गिवन है पर आवर की, और एक्चुअल आवर वर्क गिवन है। एफिशिएंसी जो है वो आपको गिवन है, लेबर रेट वेरिएंस आपको गिवन है। तो कुछ मिसिंग फिगर्स थे और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल थी, उससे आपको ये चीजें निकालनी थी। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी कोई कुछ खास बात नहीं थी, सीधी सीधी सारी चीजें गिवन थी। तो सबसे पहले आप लेबर रेट वेरिएंस गिवन है जो 71,280, और एक्चुअल आवर वर्क है 17,820। यहाँ से आप जो है वो निकाल सकते हो कि आप, और इवन स्टैंडर्ड रेट भी गिवन है 9 रुपीज की, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि आपका जो एक्चुअल रेट कितना रहा है। तो ये आपका 71,280 डिवाइड में 17,820, 4 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो आपके लगे हैं, यानी कि आपने जो स्टैंडर्ड रेट 9 रुपए है तो एक्चुअल में आपने 13 रुपए पे किए। ठीक है, ये आपकी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद एफिशिएंसी रेशियो गिवन है, तो आप ये समझ सकते हो कि आपका टाइम जो है वो कितना लगना चाहिए था। 17,820 आपने लगाए हैं और आपने 106.8% की एफिशिएंसी से काम किया है। इसका मतलब आपके 19,031.76 आवर्स जो है वो लगने चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इजीली सारी चीजें निकाल सकते हो। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा कुछ गिवन नहीं था, तो इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देन आपका कॉस्ट बुक कीपिंग से 4 नंबर में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है। 4 नंबर में केवल 4 एंट्रियां पूछी गई है। ये सेम वैसा ही होगा जैसे आपके अकाउंट्स के ऊपर में ब्रांच में से आया था, 6 नंबर में 6 एंट्रियां पूछी गई है, सेम ऐसे यहाँ पे 4 एंट्री पूछी गई है। अज्यूमिंग कि आपका ये जो कॉस्ट और बुक कीपिंग सिस्टम है, कॉस्ट फाइनेंशियल बुक कीपिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड है आपस में, तो बहुत ही सिंपली आपको चारों की एंट्री करनी थी। और ये ध्यान रखना था बस, यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, तो जब आप वेजेस पे की एंट्री करोगे तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करना है, ना कि टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ठीक है, चलो इसके बाद थ्योरी का क्वेश्चन था जहां पे आपसे पूछा गया था कि स्पॉइल्ड वर्क एंड डिफेक्टिव वर्क क्या होता है। स्पॉइल्ड वर्क वो काम होता है जो खराब हो गया और अब वो ठीक नहीं हो सकता, जबकि डिफेक्टिव वर्क वो काम होता है जो खराब हुआ है बट उसे
एक्स्ट्रा वर्क करके ठीक किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस आपको बताना था और ये ट्रीटमेंट बताना था आपको। अगेन 3 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन जस्ट ट्रीटमेंट बताने, लाइक अगर डिफेक्टिव है वो अवॉइडेड नहीं है, दैट मीन्स अवॉइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो नॉर्मल डिफेक्टिव है और वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बैड वर्कमैनशिप की वजह से हुआ है तो अगेन ये आपके पास कॉस्टिंग पेन में चला जाएगा, एंड अगर किसी डिपार्टमेंट की गलती है तो उस डिपार्टमेंट से वो चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये तीनों चीजें जो है वो बतानी थी। 3 नंबर में थ्योरी के हिसाब से बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, थ्योरी के क्वेश्चन बहुत छोटे थे। इवन अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन थ्योरी में है, बट कोई ज्यादा टाइम लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। इससे आगे आपसे पूछा गया है कि रिकंसिलेशन का प्रोसीजर क्या है और सरकमस्टांस है जहां रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सबसे मेन सरकमस्टांस वहां पे है जहां पे या तो डिफरेंसेस है ही नहीं, या फिर आपके पास जो है नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स की जगह इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हुई है। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। फिर जो क्वेश्चन कई बार ऐसे ही देता है, काफी बार पहले भी आया है, अगेन आज फिर पूछा गया कि आपको यूनिट बतानी थी कौन से इस सेक्टर में कौन कौन से एप्लीकेबल होगी। मुझे नहीं लगता है पेपर में लोग बच्चों ने जो है वो लास्ट क्वेश्चन ऑप्ट किया होगा थ्योरी वाला, बिकॉज पहले के सारे क्वेश्चन आसान थे। बट स्टिल अगर आपने ऑप्ट किया तो ये सारे के सारे जो है वो एज इट इज आपके मॉड्यूल के चैप्टर 1 में कवर किए गए हैं कि ऑयल जो है वो बैरल में जो है वो मापा जाता है, प्रोफेशनल सर्विसेज आवर्स में होती है, एजुकेशन की कॉस्ट पर स्टूडेंट या पर बैच या पर कोर्स हो सकती है, ब्रिक मेकिंग 1000 में काउंट होता है, इंजीनियरिंग पर आवर, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स, होटल के खर्चे पर रूम डे पे होते हैं, कोल माइनिंग जो है वो आपके टन्स के हिसाब से जाती है, ब्रीविंग जो है वो आपकी बैरल के हिसाब से होती है, और हॉस्पिटल हॉस्पिटल के जो है वो बेड डेज के हिसाब से खर्चे आते हैं। देन थ्योरी में क्वेश्चन था कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैसे कंट्रोल होंगी, या फिर रीअपोर्शनमेंट का अगेन एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन ओवरहेड से कि रीअपोर्शन कैसे किया जाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को बांटने का तरीका आपसे पूछा गया था। तो ये आपका कुल मिला के पेपर था। थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो अगेन जो क्वेश्चन थ्योरी में अटेम्प्ट किए होंगे बच्चों ने बहुत ही कम टाइम में हो गए होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा पेपर था। मैं कहूंगा जो टेक्स्ट में कहीं ना कहीं बच्चों की जो है पेपर में जो गड़बड़ हुई थी, जो दिक्कतें हुई थी, मुझे लगता है कि आज कॉस्ट में सबने कवर अप कर लिया होगा। तो मेरे हिसाब से आपकी कोई भी दिक्कत या गलतियां यहाँ पे नहीं हुई होंगी क्वेश्चंस में जितने आपने किए हैं। और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो इस सिंपल से पेपर में, अपना क्या स्कोर रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अपने बाकी बचे हुए पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बिकॉज अभी जंग पूरी नहीं हुई है, 2 पेपर बाकी है, तो उनके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। और पूरा जो है जैसे आपका कॉस्ट का पेपर हुआ है, मैं विश करता हूँ कि आपके आगे आने वाले पेपर भी वैसे ही होंगे।